हमारे चैप्टर का नाम है सेल हम पढ़ने वाले हैं। चालू करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ देयर लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ये सेल के बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं करते। एक ही सेल है उनका, उस पर ही डिपेंड है वो। परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, एक ही सेल है वो सारे एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म करता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंश्योर इंडिपेंडेंट एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यहाँ पे आएगा डज नॉट इंश्योर अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज़ सेल से छोटी है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सबसे छोटी चीज़ जिसमें लाइफ आ सकती है वो एक सेल है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर अ इंडिपेंडेंट लिविंग। Live cell was first sought and described by Anton von Leeuwenhoek। वो जिंदा सेल है वो पहली बार देखा गया था और डिस्क्राइब करा गया था एंटोन वॉन लीवनहुक के द्वारा। पहला जिंदा सेल जो डिस्क्राइब करा गया था वो करा गया था एंटोन लीवनहुक ने करा था। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा था। न्यूक्लियस किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा था। स्लाइडन कब आया था? 1838 में। स्लाइडन जर्मन बोटनिस्ट था। शेवान आया था आपको 1839 में। एक साल बाद आया था शेवान स्लाइडन के। शेवान कौन था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। शेवान ने एक हाइपोथेसिस दी थी, प्रपोज हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। शेवान ने कहा था कि बॉडीज होती हैं किसकी? एनिमल की, प्लांट की, ये सब बनी हुई होती हैं सेल से और अब उनके प्रोडक्ट्स से। सेल थ्योरी दी गई थी। स्लाइडन और शेवान ने दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी थी। किसने? स्लाइडन और शेवान ने मिलके सेल थ्योरी दी थी। और वो एक्सप्लेन नहीं करती थी कि हाउ न्यू सेल वॉज फॉर्म, नए सेल बन कैसे रहे हैं, ये नहीं बता रही थी। सेल थ्योरी ये नहीं बता रही थी कि नए सेल कैसे बने हैं। सेल थ्योरी शेवान स्लाइडन ने दी थी। फिर एक साइंटिस्ट आया, उसने एक टर्म दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उस साइंटिस्ट का नाम था रिडोल्फ विर्चो। उसने कहा कि सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो पुराने सेल हैं उनसे ही नए सेल बनते हैं। इस बात को ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहते हैं। और उन्होंने मॉडिफाई कर दी हाइपोथेसिस एक थ्योरी होती है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, वो थ्योरी है, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हाइपोथेसिस दी गई थी स्लाइडन और शेवान के द्वारा, उसे उसने मॉडिफाई कर दिया और ये सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दे दी। क्या दे दी? एक फाइनल शेप मिल गई इसे। सेल थ्योरी टुडे हम जानते हैं, एज अंडरस्टूड टुडे ऑल लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हुए हैं सेल्स से और उसके प्रोडक्ट से। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आज के ज़माने में सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सारे के सारे सेल अराइज हुए निकले हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यूकैरियोट सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होती है यूकैरियोट के पास। यूकैरियोट सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होती है। प्रोकैरियोट सेल के पास लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। प्रोकैरियोट सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होती है। साइटोप्लाज्म
ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है। साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म एक मेन एरेना है जिसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इन बोथ प्लांट के केस में भी, एनिमल के केस में भी। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। बाउंड होता है यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में ही मिलता है राइबोसोम। यूकैरियोट में भी होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है। ये मिलता है आपका साइटोप्लाज्म में, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। सेंट्रोजोम होते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी हुई होती सेंट्रोजोम पे, और ये एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एक टिपिकल यूकैरियोट सेल होता है, उसका साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है टिपिकल यूकैरियोट सेल का साइज। 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज होता है आपका 1 से 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मा, इसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। ये आपका स्मॉलेस्ट सेल है। बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल एक है, उसका नाम है सेल ऑफ ऑस्ट्रिच जो बर्ड होती है, भगती है वो। आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आरबीसी का साइज होता है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। नर्व सेल क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। ये डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पे। ये आपके रेड ब्लड सेल के डायग्राम है, राउंड होते हैं और बाय कॉनकेव होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी के डायग्राम में वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड शेप के होते हैं। ये नर्व सेल का डायग्राम है, आपके ब्रांच्ड होता है, लॉन्ग होता है। ये क्रोमनल एपिथेलियम का डायग्राम है, लॉन्ग और नैरो होते हैं। ये टेकियर का डायग्राम है, इलोंगेटेड होते हैं। बेसोफिल सेल है, राउंड ओवल। प्रोकैरियोट सेल रिप्रेजेंट बाय प्रोकैरियोट सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोकैरियोट सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोप्लाज्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, माइकोप्लाज्मा से, पीपीएलओ से रिप्रेजेंट करते हैं, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हम प्रोकैरियोट को क्या क्या बुलाते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, साइनो, पीपीएलओ। 4 बेसिक शेप होती हैं बैक्टीरिया की। बैसिलस मतलब रोड शेप, कोकस मतलब स्फेरिकल, विब्रियो मतलब कोमा शेप, स्प्रिलियम मतलब स्पाइरल। प्रोकैरियोट सेल होते हैं, स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली देन यूकैरियोट सेल। वो प्रोकैरियोट सेल होते हैं, वो छोटे होते हैं इन कंपेरिजन टू यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट होते हैं मल्टीप्लाई रैपिडली करते हैं, तेजी से करते हैं इन कंपेरिजन ऑफ यूकैरियोट। सेल वॉल सराउंड करती है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है
सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। बट सेल वॉल किसके केस में प्रेजेंट नहीं होती? माइक्रोप्लाज्मा के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल। माइक्रोप्लाज्मा के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के पास, साइटोप्लाज्म। कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स के पास। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है। नो न्यूक्लियर एनवलप, कोई भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं चढ़ी हुई होती न्यूक्लियस पे। इनके पास प्लाज्मिड्स होते हैं, प्लाज्मिड्स। प्रोकैरियोट्स के पास क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स होते हैं, प्लाज्मिड्स। प्रोकैरियोट सेल के पास होते हैं आपके प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स इन एडिशनल टू जीनोमिक डीएनए, ये आपके वो जीनोमिक डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके अलावा होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, वो न्यूक्लियस के बाहर आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए घूमता हुआ रहता है। मान लीजिए साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए से घूम रहा है, उसका नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है उसका? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नाम है उसका। ये क्या होता है? स्मॉलर डीएनए होता है, उसका नाम है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? स्मॉलर डीएनए कहते हैं। करता क्या है प्लाज्मिड? कन्फर कराता है सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक, ध्यान रखना कौन से टाइपिक? फिनोटाइपिक, यूनिक फिनोटाइपिक करैक्टर पहुँचाता है बैक्टीरिया के पास। यूनिक फिनोटाइपिक करैक्टर पहुँचाता है प्लाज्मिड बैक्टीरिया के पास, जो करैक्टर रजिस्ट करते हैं एंटीबायोटिक को। जैसे कि एक मच्छर था, उसका मच्छर की दवाई आती थी, वो डालते थे, मच्छर मर जाता था। अब मच्छर उस दवाई से नहीं मरता, तो वो मच्छर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर ली, एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली। वो रेजिस्टेंस पावर कौन पहुँचाता है? प्लाज्मिड पहुँचाता है। यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, ये यूज़ होता है प्लाज्मिड मॉनिटर करने के लिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। नो ऑर्गेनिज्म लाइक वन इन यूकैरियोट फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनिल नहीं है जो कि यूकैरियोट में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होगा, एक को छोड़ के, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनिज्म दोनों में सेम नहीं है सेल ऑर्गेनिज्म। सेल एनवलप इन प्रोकैरियोट, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे सेल एनवलप की, तो टाइटली थिन लेयर होती हैं प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में। प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में 3 लेयर पाई जाती हैं। प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में 3 लेयर पाई जाती हैं, टाइटली बाउंड होती हैं 3 लेयर। सबसे ऊपर वाली होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे ऊपर वाली होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे भारी ऊपर वाली होती है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर बीच वाली होती है सेल वॉल, फिर सबसे नीचे वाली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे नीचे वाली होती है, बीच वाली होती है आपकी बीच वाली सेल वॉल, सबसे नीचे वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक लेयर परफॉर्म करती है डिस्टिंक्ट फंक्शन और टुगेदर में प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। ये तीनों लेयर टुगेदर मिला के कैसा काम करती हैं? प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। हर एक लेयर, ईच लेयर परफॉर्म करती है डिस्टिंक्ट फंक्शन। क्या दिखाती है? डिस्टिंक्ट फंक्शन दिखाती है। अलग अलग देखोगे तो हर एक लेयर एक अलग ही फंक्शन दिखा रही है, डिस्टिंक्ट फंक्शन दिखा रही है। ऊपर मिला के ही कैसा दिखाती है फंक्शन? तो हम सबको मिला के बोलते हैं, तो ये दिखाती है आपकी प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवलप, सेल एनवलप में डिफरेंस है, इसके बेसिस पर बैक्टीरिया को बांटेंगे। और ये कैसे कैसे रेस्पॉन्स दे रहे हैं इसके बेसिस पर बांटेंगे। ये तो इनकी सेल एनवलप में डिफरेंस है और ये कैसे रेस्पॉन्स देते हैं इसके ऊपर बांट रहे हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया 2 तरह का हो गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव कौन है? जिसने कि स्टेन ले लिया, टेक अप द स्टेन। और ग्राम नेगेटिव कौन है? जिसने स्टेन नहीं लिया। स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम वेस्ट,
हमने इन्हें ये स्टेन दिया, जिसने स्टेन को ले लिया वो ग्राम पॉजिटिव हो गया, जिसने नहीं लिया वो ग्राम नेगेटिव हो गया। और स्टेनिंग प्रोसीजर है वो बनाया गया है डेवलप बाय ग्राम विस्ट। स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर क्या है अभी? अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है आपकी वो लूज सेट है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स आपकी कैसी है? लूज सेट है, तो आपकी उससे कहेंगे स्लाइम लेयर कहेंगे, कॉल्ड स्लाइम लेयर। अगर आपकी ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ है तो उसे कैप्सूल कह देंगे। अगर आपकी ग्लाइकोकैलिक्स थिक है और टफ है तो उसे हम क्या कह देंगे? कैप्सूल कह देंगे। अगर ग्लाइकोकैलिक्स आपकी लूज सेट है तो उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर, और ग्लाइकोकैलिक्स आपकी थिक और टफ है तो उसे हम कैप्सूल कह देंगे। सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स में, सेल वॉल डिटरमाइन करती है शेप ऑफ सेल। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल शेप ऑफ सेल बनाती है, डिटरमाइन करती है शेप ऑफ सेल। सेल वॉल प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल वॉल क्या देती है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। सेल वॉल प्रिवेंट करती है बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बैक्टीरिया टूट जाएगा, फट जाएगा, इससे बचाती है सेल वॉल। सेल वॉल प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होती है यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही जैसी होती है, यूकैरियोट्स हो गया, प्रोकैरियोट्स हो गया। मीजोजोम्स, मीजोजोम्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होते हैं ऑफ डिफरेंट सेल। मीजोजोम्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म्स होती हैं ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्पेशल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंट फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की। ये कैसे होते हैं? फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इनटू अ सेल। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन से बनते हैं मीजोजोम्स। मीजोजोम होते कहीं एसेंशियल इनफोल्डिंग होती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि ये सेल था, ये अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले ऐसे थी, अभी ऐसे नहीं है, अब हम बनाएंगे मीजोजोम, तो ये ऐसे हो गई। ये साइड से एकदम जैसे कि ये निकल गया, ये निकाल दिया, ये सब इन्हें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए करा। एक्सटेंशन है, एसेंशियल इनफोल्डिंग है, अंदर की तरफ की फोल्डिंग है और सेल मेम्ब्रेन की। ये एक्सटेंशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल लैमिले। ये एक्सटेंशन करते हैं मीजोजोम से एक्सटेंशन करते हैं। ये एक्सटेंशन होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिले। वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमिले। और मीजोजोम्स मदद करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में। मीजोजोम्स किस में मदद करते हैं? आपकी सेल वॉल फॉर्मेशन में। मीजोजोम्स आपकी मदद करेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में, हेल्प इन रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन प्रोसेस में, इंक्रीज सरफेस एरिया में, एंजाइमेटेड कंटेंट में। मीजोजोम किस में मदद करते हैं? मीजोजोम सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में मदद करते हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, एंजाइमेटिक कंटेंट में मदद करते हैं। क्रोमैटोफोर स्पेलिंग है इसकी क्रोमैटोफोर्स। इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, कुछ प्रोकैरियोट्स में
मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाई जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो कंटेन करती है पिगमेंट। कुछ प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन मिलती है साइटोप्लाज्म में, उसे कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। ये क्या होती है? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म में, ये कंटेन करता है पिगमेंट्स। बैक्टीरिया दो तरीके से होते हैं, या तो मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा। अब मोटाइल है तो बैक्टीरिया के पास क्या होगा? फिलामेंट होंगे, फिलामेंटियस एक्सटेंशन होगी फ्रॉम सेल वॉल, उसे क्या फ्लैजिला। क्या होगी? फिलामेंटियस एक्सटेंशन होगी फ्रॉम सेल वॉल, उसे हम फ्लैजिला कहेंगे। फ्लैजिला प्रोकैरियोट वाला। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो करते हैं रेंज, बहुत सारी रेंज है, 1 है, 2 है, 3 है, रेंज इन नंबर ऑफ फ्लैजिला। ये फ्लैजिला 3 पार्ट का बना हुआ होता है। प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट का बना हुआ होता है। फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फिलामेंट होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन। प्रोकैरियोट का फ्लैजिला 3 पार्ट से बना हुआ होता है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। और फिलामेंट होता है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन बनाता है। पीली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है पीली। पीली होती है आपकी इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ऐसी होती है। ये बैक्टीरिया हो गया तो ये लंबी सी निकल रही है पीली, इलोंगेटेड होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, मेड अप होती है स्पेशल प्रोटीन। पीली किसकी बनी हुई होती है? पीली 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 मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन की बनी हुई होती है पीली। फिम्बरी, फिम्बरी क्या होती है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिस्टल मतलब बाल जैसे होते हैं, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं फिब्री। ये जाने जाते हैं टू अटैच करते हैं बैक्टीरिया को रॉक से इन स्टीम एंड हेल्प टू होस्ट टिश्यू। फिम्बरी कहीं चिपकने के काम आती है इनके, कहीं रॉक्स पर अटैच होने के काम आती है बैक्टीरिया के। पीली हो गया, पीली पीली फिम्बरी, पीली हो गया, फिम्बरी हो गया, कोई भी रोल प्ले नहीं करते मोटिलिटी में। मोटिलिटी मतलब बैक्टीरिया के चलने में किसका इनका रोल नहीं होता। फिम्बरी हो गया, फिम्बरी का कोई रोल नहीं है बैक्टीरिया के चलने में। पीली का कोई रोल नहीं है बैक्टीरिया के चलने में। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स होते हैं, उनका साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के बीच में होते हैं राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पर 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की, 50S 30S। तो उसे हम उस दोनों को मिला दे 50 और 30S को मिला के हम 70S कहते हैं। पॉलीराइबोसोम कह दो या फिर पॉलीजोम कह दो। पॉलीजोम अभी हम वर्ड पढ़ रहे हैं, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। ये क्या होता है? राइबोसोम अटैच हो जाते हैं सिंगल mRNA। ये राइबोसोम्स होते हैं वो सिंगल mRNA पे अटैच हो जाते हैं और चेन बना लेते हैं, उसे हम पॉलीजोम कहते हैं। मान लीजिए mRNA है, इस पर राइबोसोम आ गए, ऐसे अटैच हो गए, तो अब इसका नाम पड़ गया पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम और पॉलीजोम ट्रांसलेट करते हैं mRNA से प्रोटीन में। वो राइबोसोम होते हैं वो जो पॉलीजोम पे होते हैं, जो ट्रांसलेट कर देते हैं आपका mRNA प्रोटीन में। राइबोसोम और पॉलीजोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। ये जैसे कि राइबोसोम बना रखा है, यहाँ पे mRNA बना रखा है, ये पॉलीजोम बन गया। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज़ ये मेम्ब्रेन लेस होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इंक्लूजन बॉडी तो आपका सेंट्रियोल हो गया और ये हो गया राइबोसोम। इंक्लूजन बॉडी, इन पर कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है।
इंक्लूजन बॉडी नो मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन ही नहीं होती। मटेरियल होता है प्रोकैरियोट में स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। वो मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में, वो स्टोर हो जाता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल मिलता है। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन, सॉरी मैंने गलत बोला, ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ नहीं है लिखी है यहाँ पे लिखा है ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। यहाँ पे हमने प्रोकैरियोट पूरा कर लिया यहाँ का। अब हम आ रहे हैं यूकैरियोट सेल पे। यूकैरियोट सेल में आपके आते हैं प्रोटेस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगाई होती है आपकी, वो होती है यूकैरियोट। फंगाई होती है आपकी यूकैरियोट्स में, फंगाई होती है आपकी यूकैरियोट्स सेल में अंदर आती है फंगाई। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं यूकैरियोट सेल के अंदर। न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस के बाद एक अपनी न्यूक्लियर एनवलप होती है यूकैरियोट सेल के अंदर। न्यूक्लियस सेल के पास अपनी न्यूक्लियर एनवलप होती है यूकैरियोट सेल के अंदर। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी या साइकोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल इसकी फॉर्म में रहते हैं, क्रोमोसोम की फॉर्म में रहते हैं। सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सेल आइडेंटिकल नहीं होते, एक दूसरे के अलग अलग होते हैं दिखने में। प्लांट सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होते हैं, लार्ज वैक्यूल होता है। प्लांट सेल के पास क्या क्या होता है? सेल वॉल होती है, प्लास्टिड। यहाँ पे देखो बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड नहीं है, ये लिखा है वर्ड प्लास्टिड। यहाँ पे वर्ड है प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये वाले प्लास्टिड है। ये सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, प्लास्टिड होते हैं और आपका लार्ज वैक्यूल होता है। लार्ज वैक्यूल ये तीनों चीज़ें हैं, प्लास्टिड, सेल वॉल और लार्ज वैक्यूल, ये तीनों के तीनों एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है एनिमल सेल में, जो कि एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, मतलब 1950 में बात हुई थी सेल मेम्ब्रेन की। 1950 की खोज बताएंगे हम आपको। सेल मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल आरबीसी ने साइंटिफिक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है साइंटिस्टों ने, वो है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो। किसकी है? रेड ब्लड सेल की। सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है और प्रोटीन की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन है, ये बनी हुई किससे? लिक्विड की। ये लिपिड की बनी हुई है और प्रोटीन की बनी हुई है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल अक्रॉस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है। लिपिड में मेजर लिपिड कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड। लिपिड की कैटेगरी में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं। उनमें मेन लिपिड कौन सा है? मेजर लिपिड कौन सा है? मेजर वाला वो है आपका फॉस्फोलिपिड।
फॉस्फोलिपिड अरेंज है इन लिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड अरेंज है इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड है। लिपिड अरेंज विद इन अ मेम्ब्रेन सच दैट पोलर लिपिड ऐसे अरेंज है मेम्ब्रेन के अंदर जिसमें कि पोलर हेड होता है जो बाहर की तरफ है, टूवर्ड्स आउटसाइड है। पोलर हेड टूवर्ड्स आउटसाइड। हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर अंदर की तरफ है, टूवर्ड्स इनर साइड। लिपिड बाइलेयर में अरेंज्ड है मेम्ब्रेन के अंदर। लिपिड फॉस्फोलिपिड्स अरेंज इन लिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अरेंज हैं लिपिड बाइलेयर में। अरेंज इन विद इन अ मेम्ब्रेन सच दैट पोलर हेड है वो बाहर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक टेल है, पानी से डरने वाली टेल है, वो अंदर की तरफ है। ये बाहर की तरफ पोलर हेड और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल है, फिलिक टेल है, फिलिक हाइड्रोफिलिक टेल अंदर की तरफ है, हाइड्रोफिलिक टेल अंदर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक टेल बाहर की तरफ है। हाइड्रोफिलिक टेल अंदर की तरफ है और पोलर हेड बाहर की तरफ है। ये कह रहे हैं ये इंश्योर करता है नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेशन हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि इंश्योर करता है कि नॉन पोलर टेल है और वो नॉन पोलर टेल जो कि हाइड्रोकार्बन की बनी हुई हो पानी के सॉल्यूशन से बची रहे। इट इज इंश्योर नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के एडिशन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड तो होता ही है पर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोसेस, सेल मेम्ब्रेन अपने पास रखती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होता है आपका कितना %, 50। लिपिड होता है आपका 40 और कार्बोहाइड्रेट होता है आपका 8%। कार्बोहाइड्रेट की नेम प्लेट बनाते हैं ये। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नेम प्लेट लगती है कार्बोहाइड्रेट की। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितना होता है आपका 52%, लिपिड होता है 40% और कार्बोहाइड्रेट होता है 8%। ये शुगर की आ रही है ना कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई क्या नेम प्लेट, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। ये लिपिड बाइलेयर है, ये भी लिपिड की बनी हुई है, ये भी लिपिड की बनी हुई है, तो ये लिपिड बाइलेयर हो गई। और ये प्रोटीन है वो जो गले में इंटीग्रेटेड प्रोटीन, ये अंदर की तरफ है इंटीग्रेटेड प्रोटीन और ये प्रोटीन बाहर की तरफ है, इनका नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। ये छोटा सा कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है इधर, कोलेस्ट्रॉल। ऑन द बेसिस ऑफ एट्रैक्शन, एट्रैक्शन के बेसिस पे, एट्रैक्शन के बेसिस पे प्रोटीन होता है उसे हम क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप में, इंटीग्रेटेड प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो हैं वो पार्शियली और टोटली बरीड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इंटीग्रेटेड प्रोटीन वो हैं जो कि पार्शियली और टोटली बरीड हैं मेम्ब्रेन में, और पेरिफेरल प्रोटीन वो हैं जो सरफेस पे लाया करते हैं मेम्ब्रेन के, वो ऊपर हैं सरफेस के, वो उनका नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका दिया गया था 1972 में, और अभी हमने बात करी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिस्कवरी हुई हैं, ये सब बात 1950 की। और हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, ये दिया गया है 1972 में। ये दो साइंटिस्ट ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये दो साइंटिस्ट ने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन एंड सिंगर ने दिया है क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दो साइंटिस्टों ने दिया है, उसका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, वो अनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन ओवरल बाइलेयर। क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का,
वो अनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन within overall bilayer. Ability to move within a membrane is measured as, ये एबिलिटी है मूव करने की मेम्ब्रेन के अंदर, इस एबिलिटी को कहते हैं फ्लूडिटी। फ्लूड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, इम्पॉर्टेंट होता है, फ्लूड नेचर है मेम्ब्रेन का, इम्पॉर्टेंट है इसलिए सेल ग्रोथ के लिए। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, पहला है सेल ग्रोथ, दूसरा इम्पॉर्टेंट है इसलिए फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एक्सक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। ये आपके यहाँ पे 5 दे रखे हैं पॉइंट, ये सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। फ्लूइड नेचर ऑफ सेल और मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एक्सक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पल्प। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी भुगती है आपकी ट्रांसपोर्ट करने में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम पल्प। सेल वॉल, आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, किसके केस में, फंगाई और आपके प्लांट के केस में। सेल वॉल होती है वो आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन केस ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंगाई की और प्लांट की। सेल वॉल होती है शेप देती है सेल को, सेल वॉल गिव शेप टू सेल, सेल वॉल शेप देती है सेल को। सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, सेल वॉल होती है सेल को बचाती है किससे, मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। और ये क्या देती है, शेप देती है सेल को। सेल वॉल प्रोवाइड करती है बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं अनडिज़ायरेबल होते हैं, उनके लिए सेल वॉल बैरियर बन के खड़ी हो जाती है। सेल वॉल प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। एल्गी की सेल वॉल होती है, एल्गी की सेल वॉल होती है जो बनी हुई होती है, एल्गी की सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की, ग्लैक्टन की, मानस की, कैल्शियम कार्बोनेट की। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, ग्लैक्टन की, मानस की और कैल्शियम कार्बोनेट की, 4 चीज़ों की है, सेलुलोज, ग्लैक्टन, मानस, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेप्टिन, प्रोटीन। प्लांट की सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेप्टिन, प्रोटीन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेप्टिन, प्रोटीन की बनी हुई है सेल वॉल किसकी, प्लांट की। और एल्गी की बनी हुई है सेलुलोज, ग्लैक्टन, मानस, कैल्शियम कार्बोनेट। प्राइमरी सेल वॉल आती है प्राइमरी सेल वॉल होती है यंग प्लांट के ऊपर। बताओ आप प्लांट देखते हैं छोटा सा, वो हरा सा होता है, वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। उसकी पत्ती, उसकी पेड़, ये इसकी डंडी होती है हरी होती है, वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ठीक है ना। उस मतलब प्राइमरी सेल वॉल है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये कैपेबल होती है ग्रोथ के। प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाती है, जैसे कि सेल मैच्योर होता है प्राइमरी सेल वॉल गायब हो जाती है। प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल होती है ग्रोथ के, प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कैपेबल होती है ग्रोथ के, प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ। सेकेंडरी सेल वॉल आती है प्राइमरी के ऊपर, फॉर्म द इनर साइड ऑफ सेल, ये इनर साइड ऑफ सेल के तरफ बनती है, टूवर्ड द मेम्ब्रेन, फॉर्म द इनर साइड टूवर्ड द सेल, इसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लैमेला मेनली कैल्शियम पेप्टेट का बना हुआ होता है, मिडल लैमेला किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम पेप्टेट का बना हुआ होता है मिडल लैमेला। पेप्टेट, कैल्शियम पेप्टेट का बना हुआ है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम पेप्टेट का।
मिडल लैमेला इज मेनली ऑफ कैल्शियम पेप्टेट। ये होल्ड करता है या फिर चिपका के रखता है, ग्लू करके रखता है डिफरेंट नेबर ऑफ टुगेदर। मिडल लैमेला क्या करता है, चिपका के रखता है दो नेबर को आपस में। Plasmodesmata, the cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata। सेल वॉल हो गई और मिडल लैमेला हो गए, ट्रांसवर्स्ड होते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ये कनेक्ट करता है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, बीच में आपका क्या है, बीच में आपका है मिडल लैमेला भर रहा है, ये ग्लू है, उन्हें चिपका रखा है दोनों सेलों को। यहाँ से एक पाइप जाता है ऐसे, जो कि आपका क्या करता है, ये आपका एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ता है। इस पाइप का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म और नेबरिंग सेल। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, इसके अंदर आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये सब क्या है, मेम्ब्रेनस सिस्टम है, और इनके फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक तरह से। इन तीनों ही, इन चारों के फंक्शन हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम सुनिए सॉरी, इसमें ये हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। राइबोसोम नहीं है इसमें, इस सिस्टम में। फंक्शन हो क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिऑक्सीसोम, ये भी हो सकते थे, पर इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के, क्लोरोप्लास्ट के, पेरिजोम के फंक्शन के कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए इन्हें एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं रखा गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ेंगे इसमें हम, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये नेटवर्क होता है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है और टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है और टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जो कि बिखरा हुआ है साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लूमिनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को दो भाग में तोड़ता है, एक का नाम है लूमिनल पार्ट, एक का नाम है एक्स्ट्रालूमिनल पार्ट। जो कि साइटोप्लाज्म का पार्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाएगा, उसे कहेंगे लूमिनल पार्ट। जो लूमिनल पार्ट जो कि साइटोप्लाज्म से बाहर रहेगा या साइटोप्लाज्म में रहेगा, मतलब साइटोप्लाज्म में रहेगा, किसके बाहर रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर रहेगा और साइटोप्लाज्म में रहेगा। जो पार्ट जो साइटोप्लाज्म में रहेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर रहेगा, उसे कहेंगे एक्स्ट्रालूमिनल। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा, नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को इनटू लूमिनल और एक्स्ट्रालूमिनल में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गए वो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम रखते हैं अपने सरफेस पे, उन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं और सिक्रीशन कराते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं एंड एक्सक्रीशन कराते हैं। एक्सटेंशन एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये एक्सटेंशन है, ये कंटिन्यूअस है आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के साथ भी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट बेयरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई भी राइबोसोम नहीं होता अपने सरफेस के ऊपर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनते हैं
इन एनिमल लाइक लिपिड, इन एनिमल्स के अंदर जैसे कि लिपिड बनता है आपका स्टेरॉयडल हार्मोन बनाती है। इस तरह से कौन सा हार्मोन बनाती है? स्टेरॉयडल हार्मोन बनाती है एनिमल्स में, लिपिड वाले। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनता है। एनिमल के केस में लिपिड कौन सा वाला बनता है? स्टेरॉयडल हार्मोन बनता है। ये डायग्राम दे रखा है। गोल्जी एपरेटस कब खोजा गया था? 1898 में खोजा गया था। 1898 में खोजा गया था आपका गोल्जी एपरेटस। ये खोजा था कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस खोजा था। कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिश शेप सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। गोल्जी एपरेटस होता है ये बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फ्लैट डिस्क शेप सैक्स से, जिसका नाम है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी होती है कंसेंट्रिकली अरेंज है न्यूक्लियस के पास। एक सिस्टर्नी का साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। कितना? 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। इंस्टॉल पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे से। ये वेरिड करती हैं, देयर वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी का नंबर वेरिएबल होता है। ये आपका क्या है? गोल्जी एपरेटस है। ये आपका फॉर्मिंग फेस है। ये एक फॉर्मिंग फेस होता है और दूसरे फेस का नाम होता है आपके मैच्योरिंग फेस। एक होता है फॉर्मिंग फेस, एक होता है मैच्योरिंग फेस। गोल्जी एपरेटस आर कॉन्स्टेंटली अरेंज विद अ नियर न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स फॉर्मिंग। कॉन्वेक्स होता है फॉर्मिंग, ये आपका फॉर्मिंग है, कॉन्वेक्स पार्ट है। ये फॉर्मिंग पार्ट है, ये वाला इधर वाला फॉर्मिंग है। और ये मैच्योरिंग है, ये वाला मैच्योरिंग पार्ट है। ये कॉनकेव है, ये वाला कॉनकेव पार्ट है। गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियर विद convex and or forming phase, maturing concave phase। सिस और ट्रांस फेज होते हैं, इंटायरली डिफरेंट होते हैं पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिक्स फेज हो गया और ट्रांस फेज हो गया, ये सिस और ट्रांस फेज होते हैं। सिस वाला है फॉर्मिंग वाला, ट्रांस आपका मैच्योरिंग वाला, ये फेज होते हैं। ये इंटायरली डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट फेज हैं, बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर सिस फेज होगा तभी तो ट्रांस बनेगा आगे चल के। वो फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, फंक्शन क्या होते हैं गोल्जी एपरेटस के? ये पैकेजिंग करता है मटेरियल टू डिलीवर ईदर इंट्रासेलुलर और आउटसाइड द सेल। ये होते हैं आपके गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग का काम करते हैं, जो कि ये डिलीवर करेंगे इधर साइड, या इंट्रासेलुलर साइड में कर देंगे या फिर आउटसाइड द सेल कर देंगे। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ईआर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये मटेरियल को पैक करके भेजता है। ठीक है ना? मटेरियल टू बी पैक इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ईआर। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक वेसिकल बना के भेजा गोल्जी एपरेटस के पास। उसके फॉर्मिंग फेज में जाकर टकराया और मूव कर गया मैच्योरिंग फेज तक, और मैच्योरिंग फेज से आगे बढ़ेगा बाद में। वो protein synthesis by ribosome on endoplasmic reticulum are modified in cisternae of Golgi apparatus before they release from transphase। ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और ग्लाइकोलिपिड्स हो गया। ये गोल्जी एपरेटस इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। गोल्जी एपरेटस पे बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। गोल्जी एपरेटस में बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्जी एपरेटस बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स।
लाइसोजाइम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। लाइसोजाइम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। लाइसोजाइम पे मेम्ब्रेन बाउंड होती है। फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग गोल्गी एपरेटस। पैकेजिंग होती है गोल्गी एपरेटस में, जो जिससे कि लाइसोजाइम बनते हैं। लाइसोजाइम बनते हैं फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस। आइसोलेटेड लाइसोजाइम वेसिकल रिच होता है। एक लाइसोजाइम का वेसिकल होता है जो रिच होता है। किस में होता है रिच? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में लाइसोजाइम का वेसिकल रिच होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑप्टिमल पी एक्टिव होते हैं एट एसिडिक पीएच। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एट एसिडिक पीएच पे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया। एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म में। वैक्यूल कंटेन करता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और मटेरियल नॉट यूजफुल। वैक्यूल होता है वो कंटेन करता है आपका वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मटेरियल नॉट यूजफुल, जो कि मटेरियल नॉट यूजफुल है। बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल होता है ये बाउंड होता है बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट है इसकी मेम्ब्रेन का नाम। कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम। ये ऑक्यूपाई कर सकता है अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। किसके अगेंस्ट? कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इनटू वैक्यूल। हैंस कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंस हायर इन वैक्यूल। इस वजह से कंसंट्रेशन होती है वो हायर हो जाती है वैक्यूल में देन साइटोप्लाज्म। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए? ऑस्मोराइलेशन के लिए, ऑस्मोराइलेशन के लिए, ऑस्मोराइलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कि ज़रूरी होता है ऑस्मोराइलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। प्रोटेस्टा के पास फूड वैक्यूल होता है, जो कि फॉर्म्ड होता है बाय इंगल्फिंग फूड पार्टिकल को इंगल्फ करके बनता है क्या? फूड वैक्यूल प्रोटेस्टा में। और अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है, जो कि ज़रूरी होता है किसके लिए? ऑस्मोराइलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, सो स्पेशली स्टेन। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये नहीं देखेगा, इससे आपको पहले स्टेन करना पड़ेगा। वेरिएबल डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ये वेरिएबल होते हैं, ये सेल की एक्टिविटी के देख के पता चलेगा। सेल ज़्यादा एक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे सेल के अंदर, सेल कम एक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। ये सॉसेज शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे शेप के होते हैं? सॉसेज शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। सॉसेज एंड सिलेंड्रिकल शेप। डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। लेंथ होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ये डबल लेयर्ड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पर 2 लेयर चढ़ी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। डिवाइड इट्स ल्यूमेन इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर के कंपार्टमेंट में अलग एक्वस होता है और कंपार्टमेंट होता है, और आउटर लेयर के में अलग होता है। Outer or inner membrane dividing its lumen into 2 aqueous compartment. Matrix. Inner compartment is filled with a dense homogeneous substance. Inner compartment होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो filled होता है with dense homogeneous compartment के साथ।
किसके साथ? डेंस होमोजीनस सब्सटेंस के साथ। मैट्रिक्स एक डेंस होमोजीनस सब्सटेंस है जो कि फील्ड है इनर कंपार्टमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया के। मैट्रिक्स एक डेंस होमोजीनस सब्सटेंस है जो कि फील्ड है इनर कंपार्टमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया के। आउटर मेम्ब्रेन होती है, फॉर्म करती है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेल। ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। सिस्टी, ये सिस्टी बनाते हैं यहाँ पे, ये आपको देख लिए फोल्डिंग होती है ये भी। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म करती है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ होती है, तभी इन वर्ड आया यहाँ पे इनफोल्डिंग, उसे सिस्टी कहते हैं। टूवर्ड द मैट्रिक्स होती है वो, ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। सिस्टी बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टर्नी बनाती है गोल्जी एपरेटस। टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनके पास अपने अलग अलग एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिकली। ओन देयर टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एसोसिएटेड है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की, भी प्रोड्यूस करती है सेलुलर एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे एमसीक्यूज में क्या करते हैं, यहाँ पे ए सेलुलर लिख देते हैं, पर ए सेलुलर नहीं करती है, सेलुलर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है सेलुलर एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी, हैंस कौन पावर, इसी वजह से पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन। वो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, वो क्या क्या रखता है अपने पास, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है वो अपने पास सिंगल सर्कुलर डीएनए रखता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स रखता है। क्या रखता है? फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। राइबोसोम रखता है 70X, कंपोनेंट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या 4 चीज़ रखता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रखता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल रखता है, राइबोसोम्स 70S, रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्लास्टिड आपके दोनों कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स में मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं। प्लास्टिड्स होते हैं आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। ये यूजुअली ऑब्जर्व होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में आप प्लास्टिड को देखोगे तो ऑब्जर्व हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिड होते हैं बड़े साइज में। ये पिगमेंट, ये अपने पास बियर करते हैं पिगमेंट, ये पिगमेंट रखते हैं अपने पास, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू प्लांट, इसकी वजह से प्लांट के पास स्पेसिफिक कलर आता है। प्लास्टिक बेस्ड ऑन पिगमेंट, पिगमेंट के बेस पे प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होते हैं कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रैपिंग लाइट, और लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं ये दोनों के दोनों, और फोटोसिंथेसिस कराते हैं। क्रोमोप्लास्ट हैव अ फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट किसके पास होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के पास होते हैं। कैरोटीन और सैंथोफिल, कैरोटीन और सैंथोफिल ये आपको येलो, ऑरेंज, रेड कलर का देते हैं। कौन कलर स्पेसिफाई है? येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, ये 3 ही कलर देते हैं। वही फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, कैरोटीन, सैंथोफिल। लीकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, वेरी करते हैं साइज एंड शेप में, स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स। लीकोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं। लीकोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? न्यूट्रिएंट्स करते हैं स्टोर। लीकोप्लास्ट अब 3 तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलोरोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलोरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट होते हैं ये स्टोर करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि पोटैटो। अमाइलोप्लास्ट होते हैं
जो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पोटैटो। इलियोप्लास्ट होते हैं, इलियोप्लास्ट ये स्टोर करते हैं फैट्स एंड ऑयल, ये स्टोर करते हैं फैट्स एंड ऑयल। इलियोप्लास्ट स्टोर करते हैं फैट्स एंड ऑयल। एलेरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन, एलेरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन। क्लोरोफिल इन मीजोफिल सेल, क्लोरोफिल होता है मीजोफिल सेल्स में। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल ऑफ लीव। ये कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन प्लांट के अंदर, कहाँ मिलते हैं? मीजोफिल सेल के अंदर ही मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर लैंड शेप हो सकते हैं, ओवल शेप हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कॉइड, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल हैविंग अ वेरिएबल लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर। एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है कौन किसके सेल में? क्लाइमेडोमोनास के सेल में। एक क्लोरोप्लास्ट मिलेगा एक सेल में, किसके? क्लाइमेडोमोनास के। एक क्लाइमेडोमोनास के सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है। यहाँ पे आपको 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे मीजोफिल सेल में। कितने होते हैं? 20 से 40 होते हैं मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल्स में 20 से 40 होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनर क्लोरोप्लास्ट की लेयर होती है रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर 2 लेयर होती हैं, डबल लेयर्ड होते हैं ये। इनर लेयर होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो क्या होती है? रिलेटिवली लेस परमेबल इनर लेयर। स्टोमा, स्पेस लिमिटेड बाय द इनर इज कॉल्ड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा। ये इनर लेयर के अंदर सारा स्पेस है, उसको कहते हैं आप स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। ग्रेना, ग्रेना का दूसरा नाम है इंटरग्रेनेट थैलेकॉइड। थैलेकॉइड्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं स्टॉक, ऐसे स्टॉक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, इसका नाम है ग्रेना। थैलेकॉइड पाइल्स ऑफ कॉइन लाइक फैशन में खड़े हो जाते हैं। थैलेकॉइड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्लैटेन नंबर ऑफ स्टैक। थैलेकॉइड होते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैट मेम्ब्रेन स्टैक होती है, उसका नाम थैलेकॉइड होता है। ये प्रेजेंट होते हैं स्टोमा में। स्टोमा लैमिले फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमा लैमिले। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती है, उन्हें कहते हैं स्टोमा लैमिले। ये क्या होती हैं? ये कनेक्टिंग करती हैं थैलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना के थैलेकॉइड को जोड़ती हैं। लूमेन, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इंक्लोज करती है स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। मेम्ब्रेन होती है थैलेकॉइड की, वो क्या करती है? इंक्लोज करती है लूमेन। थैलेकॉइड है उसके अंदर वो है खाली स्पेस, लूमेन। स्टोमा और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसके पास क्या क्या होता है? एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं उसके पास फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा होता है, उसके पास एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। स्ट्रोमा कंटेन करता है स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। स्ट्रोमा होता है वो कंटेन करता है स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को और राइबोसोम्स को 70S वाले। क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके थैलेकॉइड्स में। क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? थैलेकॉइड्स में। ये डायग्राम दे रखा है क्लोरोप्लास्ट का। राइबोसोम की कब खोज हुई है? 1953 में डिस्कवर्ड करे हैं बाय पैलेट ने खोजे हैं इन्हें। राइबोसोम इज डिस्कवर्ड बाय पैलेट। राइबोसोम कंपोज होता है आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम किससे बना हुआ होता है? आरएनए से बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है राइबोसोम। राइबोसोम नॉट सराउंडिंग बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन राइबोसोम को सराउंड नहीं करती। ईच राइबोसोम, हर एक राइबोसोम के बाद 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है। हर एक राइबोसोम के बाद 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज होती है एक स्मॉल होती है। यूकैरियोट के राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोट के वो 80S होते हैं।
80S किससे बने हुए होते हैं? 60S 40S से। प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स होते हैं 70S होते हैं, वो 50S प्लस 30S से बने हुए होते हैं। भाई एस क्या है एंड में? सैड बर्ज यूनिट है, सैड बर्ज यूनिट है। ये क्या दिखाती है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को बताती है। एस क्या बता रहा है? एस बता रहा है आपका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को। ये आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है डेंसिटी का और साइज़ का। एस क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट बता रहा है डेंसिटी और साइज़ का। इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है डेंसिटी और साइज़ का। क्या? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ये लार्ज होती है, स्मॉल होती है, मिल गए, राइबोसोम बन गया। एस क्या है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को दर्शाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज, सैडबर्ज यूनिट। ध्यान से वर्ड याद रखना, इनडायरेक्ट वर्ड है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखा है, इनडायरेक्ट लिखा है। न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करा था 1831 में। 1831 में मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई। मटेरियल होता है न्यूक्लियस का, वो स्टेन करा जाता है बाय बेसिक डाई। बेसिक डाई से स्टेन होता है उस, ठीक है। नेम गिवन बाय क्रोमेटिन। बाय नेम होता है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन नाम है, क्रोमेटिन ये किसने दिया है? क्रोमेटिन नाम, ये क्रोमेटिन नाम दिया है आपका फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने दिया है क्रोमेटिन नाम। न्यूक्लियस पर डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई। द नेम क्रोमेटिन गिवन बाय फ्लेमिंग। क्रोमेटिन इंटरफेस होता है, न्यूक्लियस इस हाईली एक्सटेंड होता है। इंटरफेस के टाइम न्यूक्लियस होता है वो हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म में रहता है, लंबी और इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, इलेबोरेट करता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। इनका नाम है क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, हैज़ वो एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज़ होती है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स के पास एक और एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज़ होती है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियर मैट्रिक्स के पास एक और एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, उसका नाम होता है न्यूक्लियोलाई। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर एनवलप होती है, वो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, वो कंसिस्ट करती है दो पैरेलल मेम्ब्रेन। वो दो पैरेलल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन, एक तो ये मेम्ब्रेन हो गई, एक ही मेम्ब्रेन होती, कंसिस्ट होती है टू पैरेलल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस है, ये स्पेस होता है, ये स्पेस है आपका 10 से 50 माइक्रोमीटर, और इस स्पेस को कहते हैं, ये स्पेस है, इसका नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्स बैरियर बनाती है बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और एंड साइटोप्लाज्म में। जो मटेरियल है उनके बीच में बैरियर बनती है। कौन? साइटोप्लाज्म में मटेरियल है और न्यूक्लियस में मटेरियल है, इन दोनों के बीच में बैरियर बनती है, वो बनती है न्यूक्लियर एनवलप। इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर, ये कहीं से इंटरप्टेड है बाय माइन्यूट पोर, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन ने फ्यूज करके ऐसे माइन्यूट स्पोर बना दिए बीच में ये, ठीक है। न्यूक्लियर स्पोर्स कहते हैं उन्हें, अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन, अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। न्यूक्लियर स्पोर्स होते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोपोर्स। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कंटेन करता है अपने पास न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस एक्टिव साइट होती है फॉर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करने के लिए। न्यूक्लियोलस क्या होती है? एक्टिव साइट होती है फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए। नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन को क्रोमेटिन कहते हैं। नेटवर्क होता है बहुत बड़ा जाल होता है किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन का।
उसका नाम है नेटवर्क, उसका नाम है क्रोमेटिन। नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, उसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंटेन करता है आपका डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल हिस्टोन प्रोटीन। वो कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं उन्हें हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कुछ आरएनए होते हैं। क्रोमेटिन होता है, कंटेन करता है डीएनए कंटेन करता है, और सम बेसिक प्रोटीन कंटेन करता है, जैसे कि हिस्टोन हो गए और नॉन हिस्टोन हो गए आरएनए। ह्यूमन सेल हैज़ 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। इंसानों के पास 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होता है, उसके अंदर आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमर क्या है? सेंट्रोमर को कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सेंट्रोमर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ऑन द साइड ऑफ विच, जिसपे कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोचोर रहते हैं। होल्ड 2 क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम। ये दो क्रोमेटिड रखता है एक क्रोमोसोम के अपने पास। क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर। सेंट्रोमर की पोजीशन पे क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं? 4 के तरह के होते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है मिडल सेंट्रोमर, सेंट्रोमर मिडल में होता है क्रोमोसोम के। एंड फॉर्मिंग इक्वल आर्म बनाते हैं दोनों, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम। इक्वल आर्म बनेगा क्रोमोसोम का, और सेंट्रोमर मिडल में होगा। ये होगा आपके मेटासेंट्रिक में। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमर, वो स्लाइटली अवे होगा मिडल से। क्रोमोसोम स्लाइटली अवे होता है मिडल से, तो क्या है? सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमर स्लाइटली अवे होगा मिडल से। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमर इज सिचुएटेड क्लोज टू एंड के क्लोज में होगा। एक्रोसेंट्रिक में एंड पे नहीं होगा, एंड के क्लोज पे होगा। फॉर्मिंग वन एक्सट्रीम शॉर्ट, एक तो बहुत ही छोटा सा बनेगा और एक लंबा सा बनेगा। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम टर्मिनल सेंट्रोमर होता है। क्रोमोसोम के पास टर्मिनल सेंट्रियोल होता है टीलोसेंट्रिक में। सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, few chromosomes have non-staining secondary consistent at constant location। कहाँ पे होती है? constant location पे होती है। कुछ क्रोमोसोम के पास नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंसिस्टेंट होती है। वो क्या देती है? गिव करती है अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। वो क्या देती है? सैटेलाइट, एक स्मॉल फ्रेगमेंट का अपीयरेंस देती है, उसका नाम सैटेलाइट है। लैक ऑफ न्यूक्लियस कौन कौन से सेल में नहीं प्रेजेंट होता? इरेथ्रोसाइट और मैनी मैमल। इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी और मैनी मैमल्स। सीप ट्यूब और वस्कुलर प्लांट, सीप ट्यूब और वस्कुलर प्लांट में नहीं होता। इरेथ्रोसाइट और मैनी मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस होती है। न्यूक्लियोलस कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियोलस पे। न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेन लेस। तो अभी हमने कौन कौन सी चीज़? राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस, सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस, सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन लेस, और इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन लेस, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस। ये काइनेटोचोर होते हैं, डिस्लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या होगा? यहाँ पे सेंट्रोमर होगा। ये सैटेलाइट हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये ऐसे होते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये शॉर्ट आर्म है, ये भी शॉर्ट आर्म है, ये इससे भी ज़्यादा शॉर्ट आर्म है। ये मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक, ये टीलोसेंट्रिक।
माइक्रो बॉडीज होती हैं मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होते हैं, उन्हें माइक्रो बॉडीज कहते हैं। बहुत सारे वेसिकल फिरते हैं साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनको मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, वो कंटेन करते फिरते हैं बहुत सारे एंजाइम, वेरियस एंजाइम होते हैं उनके पास अंदर भरे हुए अपने पास। प्रेजेंट होते हैं दोनों में, प्लांट में भी एनिमल में भी, प्लांट में भी पाए जाते हैं एनिमल में भी पाए जाते हैं माइक्रो बॉडीज। यह एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। साइटोस्केलेटल क्या होता है? नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये नेटवर्क होता है फिलामेंट का, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं, कंसिस्ट करते हैं 3 तरह के, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइटोस्केलेटन नेटवर्क होते हैं फिलामेंट प्रोटीन के बने हुए होते हैं, फिलामेंटियस प्रोटीन के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, कलेक्टिवली रेफर टू साइटोस्केलेटन। इन तीनों को मिला के हम कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कह देते हैं। इन सेल इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन, ये साइटोस्केलेटल होते हैं, ये बहुत सारे फंक्शन में काम आते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ये मोटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, शेप ऑफ सेल क्या कराते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। सीलिया एंड फ्लैजेला हेल लाइट आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ये हेयर लाइक बाल जैसी आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। माइक्रोस्कोपी स्टडी रिवील करती हैं सीलिया और फ्लैजेला हैं उन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। सीलिया और फ्लैजेला पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। यूकेरियोट वालों की बात हो रही है यहाँ पर। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है विच वर्क लाइक ओर की तरह काम करता है। नाव के वो डंडे होते हैं उनसे नाव चलती है, उसकी तरह काम करता है। और सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है, वर्क लाइक ओर, कॉज द मूवमेंट ऑफ ईदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। सेल का ही मूवमेंट करा सकता है, सराउंडिंग फ्लूइड का ही मूवमेंट कराता है। कौन? सीलिया। फ्लैजेला कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है, लंबा होता है और रेस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट में। फ्लैजेला प्रोकैरियोट बैक्टीरिया प्रोसेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोट। फ्लैजेला होता है या आपका स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोट वाला प्रोकैरियोट से। ये होता है कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला को क्या कहते हैं? एक्सोनीन कहते हैं। कोर होता है किसका? सीलिया और फ्लैजेला का। कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला इज कॉल्ड एक्सोनीन कहते हैं कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। एक्सोनीन कहते हैं कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये एक्सोनीन हो गया पूरा। ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर की साइड यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 होते हैं टोटल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। डबलेट्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं दोनों के दोनों इंटरब्रिज से, इंटर डबलेट ब्रिज। और बीच में होते हैं यहाँ पे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर वाला माइक्रोट्यूब्यूल है। ये रेडियल स्पोक हैं जो ऐसे जोड़ रहे हैं ऊपर की साइड, वही सेंट्रल सीट है। ये रेडियल वाले वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को ढक रही है। पढ़ लो। एक्सोमीन प्रोसेस करता है 9 माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। 9 माइक्रोट्यूब्यूल को रखता है एक्सोनीन जो रन है पैरेलल जैसे फॉर्म में लॉन्ग एक्सिस के। यूजुअली है 9 डुप्लेट्स होता है रेडियल अरेंज होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। पेयर एक पेयर भी पाया जाता है सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल का। अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनियल माइक्रोट्यूब्यूल रेफर टू, हमारे यहाँ अरेंजमेंट होता है यूकैरियोट्स में ये वाला होता है 9+2 एरे।
arrangement of axonal microtubule refer to 9+2 array. Arrangement of axonal microtubule refer to 9+2 array. सेंट्रल ट्यूब्यूल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय ब्रिज, क्लोज और इंक्लोज बाय सेंट्रल शीथ, इंक्लोज होते हैं बाय सेंट्रल शीथ. रेडियल स्पोक. The central sheath is connected to one another of microtubule of each peripheral duplet by radial spoke. रेडियल स्पोक से सेंट्रल शीथ कनेक्टेड रहती है पेरिफेरल डुप्लेट से. देयर आर द 9 रेडियल स्पोक. 9 रेडियल स्पोक होते हैं. लिंकर्स. पेरिफेरल डुप्लेट्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड बाय लिंकर्स. इन्हें लिंकर्स कहते हैं. ये हैं इंटर डुप्लेट ब्रिज, इनका नाम लिंकर्स है. लिंकर्स. बेसल बॉडी सील. बोथ cilia and flagella emerge from centriole like structure called basal body. सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, ये बाहर निकलते हैं फ्रॉम सेंट्रोल लाइक बॉडी, उसका नाम है बेसल बॉडी. सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल. सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में क्या क्या होते हैं? सेंट्रियोजोम कंटेन करता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसका नाम है सेंट्रियोल. सेंट्रोजोम ये पूरा मिला के एक सेंट्रोजोम कहलाता है और सेंट्रोजोम के अंदर एक ये सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल है. सेंट्रोजोम कंटेन करता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसका नाम सेंट्रियोल है. सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल होता है. इसके सराउंड में क्या होता है यहाँ पे ऐसे अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल. अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल होता है. अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल. सेंट्रियोल in centrosome lie perpendicular to each other in which the organized सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोजोम में, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं. सेंट्रियोल इन सेंट्रोजोम लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ईच ऑर्गेनाइजेशन. क्या बना रहे हैं? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? कार्ट व्हील बन रहा है इस तरह से. सेंट्रियोल बने हुए होते हैं 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है. ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होते हैं? 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल. इनका नाम है पेरिफेरल फिब्रिल. ये 9 है. ये किसके बने हुए हैं? आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं. ये 9 होते हैं पेरिफेरल फाइबर्स. एक ही पेरिफेरल फाइबर, एक ही पेरिफेरल फाइबर और बीच में हब होता है. हब, इसे हब कहते हैं. हब. और ये कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल फाइबर हब से बाय रेडियल स्पोक्स. पेरिफेरल फाइबर इज टिपलेट. 3 टिपलेट हैं ये. आपको 1 2 3 गोले से दिख रहे होंगे, टिपलेट्स हैं. पेरिफेरल फाइबर इज टिपलेट. एडजेसेंट टिपलेट ऑल्सो लिंक्ड. या ये भी हैं, एक ये हो गया लिंक है दोनों के दोनों. हब क्या है? ये सेंट्रल पार्ट है प्रॉक्सिमल रीजन में ऑफ सेंट्रियोल. ये प्रोटीनेशियस है, ये प्रोटीन से बना हुआ है. हब कैसे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है. ये सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस. ये प्रोटीन से बना हुआ है, इसे हब कहेंगे. रेडियल स्पोक. हब इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक. हब होता है वो कनेक्टेड होता है विद ट्यूब्यूल. हब किससे कनेक्टेड होता है? ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है और पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक. बेसल बॉडी. सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजिला की और स्पिंडल फाइबर की. सीलिया फ्लैजिला की बनाता है बेसल बॉडी सेंट्रियोल और इसकी बनाता है स्पिंडल फाइबर की. गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. एनिमल सेल के अंदर ये क्या निकालता है? आपके स्पिंडल अपरेटस निकालता है.
ये टिपिकल बैक्टीरिया हैं, ये PPI एलो हैं, ये वायरसेस हैं, और ये आपका यूकैरियोट सेल है टिपिकल। हाँ, इनके यहाँ पे चैप्टर हो गया फिनिश।